हेलो दोस्तों, एप्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले ऊष्मा के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सच में आप विश्वास कीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे, मेरी गारंटी आज के बाद ऊष्मा वाले टॉपिक से आपको प्रश्न कहीं और नहीं देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद प्रश्न अगर आप 2 साल बाद भी इसके प्रश्न करेंगे 101% आपको प्रश्न एग्जाम में ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऊष्मा की बात करते हैं। यानी ऊष्मा है क्या? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का रूप है। यानी जो ऊष्मा है ऊर्जा का रूप है। अब ऊर्जा का रूप कैसे है? मान लीजिए एक बर्फ है। बर्फ आप अगर हथेली पर रखते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, और वही अगर गर्म चाय है उसको अगर आप हथेली पर रख रहे हैं तो आपको गर्म लगेगा, यानी आपका हाथ जल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऊष्मा जो है इसका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। किसके द्वारा? तापमान। यानी कि अगर तापमान में अंतर है तो ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक चाय का कप है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये आपका यहाँ पर, ये आप मान लीजिए इस प्रकार से आपका ये हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है। अब ये चाय है, इसमें अगर आप अपनी उंगली डुबोते हैं, आप खुद सोचना, आप उंगली डुबोते हैं, चाय का हमें पता है कि तापमान टेम्परेचर जो है ज़्यादा है। चाय की तुलना में हमारे शरीर का तापमान क्या है? कम है। अब ये क्या करेगा? उच्च ताप से कहाँ आएगा? निम्न ताप की ओर। निम्न यानी कम, निम्न ताप की ओर बहेगा ऊष्मा। तो ऊष्मा कहाँ आ जाएगी? हमारी उंगली में। जैसे ही हम उंगली अंदर रखेंगे तो ऊष्मा जो है हमारी उंगली में आ जाएगी, और हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हमारी उंगली चल रही हो, है ना, जलन महसूस होती है। और यही अगर बर्फ़ है और ये हमारा हाथ है, आप इसे हाथ, अपना हाथ है, और यही हाथ, अगर हाथ पे बर्फ़ रखते हैं आप, हमें पता है बर्फ़ का टेम्परेचर बहुत कम होता है हमारे हाथ की तुलना में, तो हाथ का अधिक होगा। तो ऊष्मा कहाँ जाएगी? हमारे हाथ से कहाँ जाएगी? बर्फ़ के अंदर। यानी उच्च ताप तो इधर है ना, उच्च ताप फिलहाल देखा जाए तो अभी इस पे है, और बर्फ़ में क्या होता है? निम्न ताप। तो हमें पता उच्च ताप से कहाँ जा रहा है? निम्न ताप की ओर। तो निम्न ताप तो हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये पानी की तरह है। 2 पानी की अगर टंकियाँ हैं, एक टंकी पूरी भरी हुई, एक आधी, और बीच में अगर नली लगा दें तो पूरी टंकी में से जब तक पानी छोटी वाली टंकी में आता रहेगा जब तक ये बरोबर नहीं हो जाए। इसी प्रकार मान लीजिए चाय का जो तापमान है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और हमारे हाथ का तापमान 40 डिग्री है। अब मैंने हाथ चाय में अगर लगाया हाथ, तो क्या होगा? 60 डिग्री जो चाय का तापमान है वो मेरे हाथ में ट्रांसफर होगी, उसकी ऊष्मा। अब हाथ में ट्रांसफर की कब तक? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए। और इसका बराबर मान कैसे आएगा? 60 इसका और 40 हमारे हाथ का, टोटल 100 का औसत कितना हो जाएगा? 50। यानी 50 डिग्री जब तक दोनों का नहीं हो जाए जब तक ऊष्मा स्थानांतरित होगी। लेकिन इतनी देर तो हम रखते नहीं। जैसे ही होता है हम हाथ को हटा लेते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि उसकी ऊष्मा हमारे अंदर स्थानांतरित हो रही है। हमारे यहाँ के जो कण हैं वो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और ऊर्जा प्राप्त, इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि हमसे सहन नहीं होता और हम उसे हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल के अंदर भी ऐसे ही है। पेट्रोल से भी हमें ठंडक महसूस होती है, यानी हमारे हाथ से ऊर्जा पेट्रोल ले लेता है। इसी प्रकार से आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। और आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे, मेरी गारंटी है आप इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ऊर्जा है, अब ऊष्मा है ना। ऊष्मा का जो मात्रक होता है, मात्रक एक तो होता है जूल, एक होता है कैलोरी, और एक है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। आप बोलेंगे सर किलो कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी ये क्या है? मैं आपको बता दूं। कैलोरी आपको समझना है, सिर्फ आपको 1 ग्राम जल लेना है। 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल को, है ना, 1 डिग्री अगर उसका तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता है वह उसकी 1 कैलोरी कहलाती है। फिर से सुने, आप 1 ग्राम जल ले, उसको आप गर्म करें, यानी उसका तापमान बढ़ाए। 1 डिग्री सेल्सियस आपको उसका तापमान बढ़ाना है, और उस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी ऊर्जा की, वह क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी कहलाएगी। किलो कैलोरी के लिए सेम टू सेम यही रहेगा, सिर्फ 1000 ग्राम आ जाएगा किलो कैलोरी में। यानी 1000 ग्राम जल को, जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता है वह 1 किलो कैलोरी कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप ध्यान रखें। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 कैलोरी कहलाती है। किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम पानी को
1 डिग्री अगर इसका तापमान बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी 1 किलो कैलोरी कहलाएगा। और जूल आपको हमेशा याद रखना है, नॉर्मली इसका मात्रक जूल ही होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अंदर कुछ संबंध है, मैं आपको लिखा देता हूँ, हमेशा उसको याद रखें कि 1 कैलोरी के अंदर 4.186 जूल, है ना, होते हैं। और 1000 कैलोरी के अंदर 4186 जूल होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 कैलोरी में यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना, यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 1000 कैलोरी में यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, है ना। अब पॉइंट कैसे नहीं आएगा मैं आपको बता दूं, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ सीखे इसको। 4.186 है, यहाँ पर 1000 चाहिए तो 1000 से गुणा करूँगा, और यहाँ से देखिए गुणा करने पर यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो नीचे 1000 आ जाएंगे। इनटू गुणा इधर किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा 1000, तो इससे कट जाएगा तो क्या आ रहा, 4186 जूल। तो सेम टू सेम ये होने वाला है, इसीलिए 1 कैलोरी पे याद रखिए 4.186 और 1000 कैलोरी पे 4186 जूल, ठीक है। इतना आप याद रखें, इसे मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको सिर्फ मैंने बताया कि ऐसा आया क्यों है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 1 जूल। 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है, तो हमें याद रखना है 0.24 कैलोरी, है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये 0 पॉइंट के बाद चॉइस भी तो बोल सकते हैं, नहीं, विज्ञान का एक रूल है कि विज्ञान में जो पॉइंट लगता है, पॉइंट के बाद संख्या को एक एक बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो इसीलिए ये डेटा आप हमेशा रट ले, जो भी है आपको जिस तरह से आप याद करते हैं इसे याद रखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखें। इसके बाद चलते आगे। इसके बाद अब तापमान की भी हम बात करेंगे, है ना। ताप में क्या संबंध है, तापमान में जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन के अंदर, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर्मूले को मान सकते हैं, यानी सेल्सियस बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। ये सूत्र आपको जब तक आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सूत्र को हमेशा आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे आपको। एक होता है सूत्र आपका कि केल्विन बराबर 273 प्लस सेंटीग्रेड, ये दोनों सूत्र कभी ना भूलें इनको, है ना। अब इस सूत्र में आपको सी का मान देते तो एफ का निकाल सकते हो, एफ का देते तो आप सी का निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ये नॉर्मल इजी होने वाला है। जैसे मान लीजिए मेरे को सी का मान दे दिया, कोई 50 दे दिया, 50 डिग्री सेल्सियस पर कितने फ़ारेनहाइट होंगे, तो अब देखो 50 में इसकी जगह रख दूंगा, बटा 5 आ जाएगा, और f -32/9, इससे काटूंगा कितनी बार जा रहा है, 10 बार, और ये इससे 9 इससे गुणा हो जाएगा तो 90 बराबर f -32, और फिर 32 इधर आएंगे माइनस के तो इसमें जुड़ जाएंगे, 90 + 32 बराबर फ़ारेनहाइट। तो ये कितना हो जाएगा, 122, ये 122 फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही सिंपल है, आपको आज के बाद कोई सा भी मान देवे, कोई सा भी मान आप आराम से निकाल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाले कब ये और ये वाला बराबर होंगे, -40 डिग्री, -40 पर। तो वह मान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40, ये आपका काम है, घर पर आप -40 इसके यहाँ पर रखें और आप खुद इसका सॉल्यूशन करें। 100% आपको इधर जो आंसर मिलेगा सेम टू सेम आपको इधर भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपको मान लीजिए सेल्सियस में कुछ दे दे, यहाँ पे दे दे, जैसे मान लो आपको दे दे 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होगा, तो आप नॉर्मली है ना 273 आपको पता है, और 20 यहाँ पे रख दो सी की जगह, 20 बराबर ये के, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 293। केल्विन कितना आया, 293। तो इसीलिए आप इनको याद रखें, आज के बाद आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं, मेरा तो ये मानना यूट्यूब पे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, लिखने की आदत जरूर डालें, अपने पास एक पेन कॉपी रखें, है ना। जितना आप लिखोगे उतने ही लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। हमारे शरीर का सामान्य तापमान है ना, शरीर का तापमान। अब शरीर का तापमान जो होता है सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन की बात करूं तो 310 केल्विन।
ये आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लिखने से आपकी जो है क्षमता बढ़ती है याद रखने की, ठीक है, आप लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। तो आप ये डेटा याद रखें कि शरीर का जो सामान्य तापमान है सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। और हाँ, सबसे न्यूनतम जो तापमान होता है -273 केल्विन हो सकता है, ठीक है ना, तो इतना आप ध्यान रखें। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दो ग्राफ साथ में ही बता देता हूँ आपको, आयतन वर्सेस तापमान, और एक आ जाएगा आपका घनत्व वर्सेस तापमान, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप कभी हमने सर ये घनत्व आयतन ठीक से समझे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आयतन यानी फैलना कोई चीज़, जैसे प्रेशर कुकर है, आप अगर उसमें पानी अगर भर के गर्म कर रहे हैं, वो पानी क्या कर रहा है, फैलने की उसकी जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे आप गर्म करेंगे फैलेगा तो क्या है, फैलने के रूप में सीटी के रूप में सुनाई देता है, यानी आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है यानी फैलता है। इसी प्रकार से घनत्व यानी एक तरह से अपनी नॉर्मल भाषा हम भीड़ मान सकते हैं। मान लो मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर 50 बच्चे बैठे हैं और आसपास जगह खाली है, तो मान सकते हैं कम घनत्व है। लेकिन बच्चे जो है 90 बच्चे आ गए वहाँ पर, तो अब क्या हो गया, उस जगह का जो ये जगह पहले कमरे की थी उसी जगह में 90 बच्चे आ गए, तो घनत्व तो बढ़ गया। यानी अब उन बच्चों को आप कण मान लीजिए, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में अधिकतम कणों की संख्या, यानी जितने कण ज़्यादा होंगे उसका क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, और जितने कम हो गए उतना ही कम घनत्व होगा। भीड़ से समझ सकते हैं, यानी कि किसी नेताजी अगर कोई रैली निकाल रहे और भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि गली में जो है लोग इतने भरे हुए हैं कि साइड में खड़े हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, घनत्व बहुत ज़्यादा है और कोई भीड़ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, घनत्व तो कम है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर अब मैं पानी की बात करूं, एक ग्राफ बनाते हैं हम नॉर्मली, इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। आप हमेशा एक ग्राफ हमेशा याद रखें, है ना, इससे आपके क्वेश्चन बहुत अधिक सही हो जाएंगे आपके। मान लीजिए इसका ग्राफ एक ऐसे है, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ आयतन, आपको सिर्फ समझते जाना है। मैं यहाँ लिखता हूँ तापमान, अब तापमान सेंटीग्रेड में होगा, ठीक है, इधर भी मैं लिखता हूँ तापमान। मैं दोनों इसलिए साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ लिखता हूँ घनत्व, ठीक है। अब आप खुद सोचें, यहाँ पर मान लीजिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पर मान लीजिए 4 डिग्री। तो जो 4 डिग्री होता है, इस पर हमेशा ध्यान रखें, 4 डिग्री पर अगर इधर मिलाएंगे तो आयतन जो है सबसे कम होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम, ये पानी का गुण है अपने आप में, सबसे कम होता है, ठीक है। अब आप खुद सोचना इस बात को, मैं जो लिखा रहा हूँ इसे खुद सोचना कि सर्दी के टाइम पे जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, ऐसा क्यों, है ना, बर्फीले क्षेत्रों में। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर 4 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आयतन क्या है इसका, बहुत कम है। और मान लीजिए अब 4 डिग्री से और ज़्यादा ठंड पड़ रही है, यानी बर्फ़ जम रहा है। बर्फ़ तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, हमेशा ध्यान रखें। अब धीरे धीरे टेम्परेचर कहाँ चला गया, 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री पे क्या देखो, 4 डिग्री पे पहले था तो आयतन तो देखो यहाँ तक है, लेकिन अब 0 डिग्री पे चला गया तो आयतन कहाँ है, यहाँ आ गया। देखो आयतन इतना बढ़ गया। जो पानी उसके अंदर पाइप के अंदर जा रहा था पहले तो उसका जो आयतन इतना सा था, लेकिन अब बर्फ़ जमने लग गई तो बर्फ़ जमने पर आयतन इतना बढ़ गया। तो मुझे बताओ पानी अब जाएगा कहाँ, वो पानी अब दबाव लगाएगा चारों ओर उस पाइप की दीवारों पर। तो पाइप क्या है, फटना ही है, पाइप फट जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि पानी क्या होता है, फैलता है, जमने पर क्या होगा, फैलेगा। बस आपको ये लिखना है, या तो ऑप्शन में फैलेगा या फिर आयतन बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन आपको उसमें टिक करना है। इसके बाद चलते आगे इस वाले क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे हमेशा। यानी कि ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये मान लेता हूँ मैं 4, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। ये 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4 ऐसे करके 10 तक है। अब आप खुद सोचना, घनत्व का मतलब भारीपन। आप देखते हैं कि एक लोहे की कील है, उसको अगर आप पानी में डाल रहे हैं तो डूब जाती है, और प्लास्टिक की कील अगर आप पानी में डाल रहे हैं नहीं डूब रही। ऐसा क्यों, घनत्व के कारण। यानी पानी के घनत्व से लोहे का घनत्व अधिक होता है, लोहे की कील का, इसलिए वो अंदर डूब जाती है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है पानी से, ठीक है। मान लीजिए प्लास्टिक की कील है, उसका घनत्व पानी से कम है,
अब पानी से कम है तो पानी नीचे उसको जाने ही नहीं देगा, यानी ऊपर ही तैरती रहेगी। प्लास्टिक की जो थैली होती है ना, पॉलीथीन होती है, ऊपर ही तैरेगी पानी में। क्यों? उसका घनत्व तो कम है पानी की तुलना में। वही अगर आप लोहे की अगर ऐसे ही पॉलीथीन बना करके आप डालोगे, नीचे गिर जाएगी, यानी डूब जाएगी। क्यों? लोहे का घनत्व तो अधिक है पानी के घनत्व की तुलना में। जिसका घनत्व तो ज्यादा है वो डूब जाएगा। बस आपको इतना कंसेप्ट याद रखना है। इसी कंसेप्ट पे बना है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि बर्फीले क्षेत्र में है ना पानी ऊपर से जम जाता है, फिर भी उसके नीचे मछलियां और पौधे जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? ये इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए आप तसल्ली से इसे 2 या 3 मिनट के लिए आप देखिए, मेरी गारंटी आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए टेम्परेचर, मैं यहां मान लेता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, अच्छे से समझाता हूं ताकि मैं, ध्यान रखें आप। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं घनत्व की बात कर रहा हूं, घनत्व यानी भीड़, है ना, जिसका घनत्व ज्यादा है हमें पता है वो डूब जाएगा अंदर। तो मान लीजिए यहां पर ये एक तालाब है, ये तालाब है, इस तालाब के अंदर ये मछलियां कुछ इस प्रकार से तैर रही है, मान लीजिए। ठीक है, ये छोटे जलीय जो पौधे हैं वो है। अब मान लीजिए आप बाहर की ओर तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर भी क्या होगा, यहां पर भी इस ये लेयर जो है, ये परत है पानी की, इसके संपर्क में है तो 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, मान लीजिए धीरे धीरे तापमान क्या आ रहा है, घट रहा है, यहां से धीरे धीरे आ रहा है, मान लो 8 डिग्री पे आ गया। तो मैं जैसे ही आया 8 डिग्री पे, 8 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये क्या हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस। अब 8 डिग्री तो हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखो 10 पे तो इतना था, यहाँ पे 8 डिग्री पे इतना। अब 10 के अंदर में देखूँ, यहाँ से अगर घनत्व की बात करूँ तो घनत्व यहाँ से देखना है आपको। यहाँ से अगर इधर आते हैं तो सिर्फ घनत्व इतना ही है, लेकिन 8 पे अगर मैं सीधा जाके इधर जाऊँ तो घनत्व कितना है, यहाँ तक आ गया। देखो 10 पे तो इतना ही था और 8 के ऊपर यह है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप एक चीज़ याद रखें, 90 डिग्री का कोण बनाना आपको हमेशा, 90 डिग्री का। आप सबसे पहले तीर इधर से चलाए और जहाँ पर इस ग्राफ को काट रहा है 90 डिग्री का कोण बनाते हो आप, इधर खींच ले, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे ही मैं इधर से चला, यहाँ पर ये टकरा रहा है, इससे 90 डिग्री का कोण यहाँ से बना ले 90 डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ टकराएगा ये इसका घनत्व। 10 डिग्री के लिए यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण यहाँ बना लो। यहाँ पे 10 डिग्री पे घनत्व इतना था, 8 डिग्री पे इतना है। ऐसे करते करते अब क्या होगा, 8 डिग्री का घनत्व क्या है, बढ़ गया। मैंने क्या बोला, बढ़ा हुआ घनत्व क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा जिसका घनत्व बढ़ा है। और 10 डिग्री, अब इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, मछलियों को आप समझ जाना इसको। पहले कितना था, 10 था, तो इसका भी क्या था 10 डिग्री। अब 8 डिग्री हो गया है। अब धीरे धीरे मान लो तो ये भी क्या होगा 8 डिग्री। अब 8 डिग्री हो गया, लेकिन नीचे वाला पानी अभी तक क्या है, 10 डिग्री है। अब 10 डिग्री है तो ये जो जिसका तापमान कम हो गया उसका घनत्व देखो ज़्यादा है, तो ज़्यादा घनत्व वाला तो नीचे चला जाएगा 8 डिग्री। फिर 10 डिग्री कहाँ आ गया, ऊपर, ये ऊपर। मान लीजिए अब धीरे धीरे 5 डिग्री पे आ गए, तो 5 डिग्री का घनत्व भी क्या है, देखो 5 डिग्री का घनत्व, ये देखो सीधा यहाँ से ले लो, 5 डिग्री का घनत्व 8 डिग्री के घनत्व से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला घनत्व कहाँ चला जाएगा, ये 5 डिग्री सतह वाला भी हो जाएगा इससे टकरा करके। बाहर वाले जो वातावरण का 5 डिग्री है, तो इससे सतह पे टकराने के बाद भी ये खुद पानी का भी क्या हो जाएगा तापमान 5 डिग्री। अब 5 डिग्री का घनत्व ज़्यादा होता है 8 की तुलना में, तो ये नीचे आ जाएगा और 8 डिग्री कहाँ चला जाएगा वापस ऊपर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब 4 पे आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, देखो 4 डिग्री सेल्सियस भाई साहब की बात ही कुछ और होती है। इनका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व, बस मेन कंसेप्ट ही यहीं पे है। ठीक है, अब 4 डिग्री वाले भाई साहब बोले मेरा घनत्व तो ज़्यादा है, हम तो नीचे आएंगे। 5 वाले भाई साहब बोले ठीक है भाई हमारा तो कम है, तो हमें तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ये ऊपर चला गया, 4 डिग्री नीचे आ गया, 4 डिग्री। अब आया इसके बाद मान लो 3 डिग्री। अब 3 डिग्री पे आप खुद देखो, जैसे मैंने बताया 3 डिग्री पे आप जाएंगे, यहाँ पर इधर देखेंगे, देखो घनत्व तो कम हो गया। अब जब घनत्व कम है तो मुझे बताओ, कम घनत्व वाला नीचे जो भाई साहब बैठे हैं 4 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा घनत्व वाले, क्या इसको नीचे जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अब धीरे धीरे मान लो 2 डिग्री पे आए, तो 2 डिग्री का घनत्व भी कम है, यहाँ से ये 2 डिग्री पे आ गए आप, आपका घनत्व भी इतना ही है। फिर 1 डिग्री पे आए तो इतना ही है, और जब 0 डिग्री पे आ गए तो 0 पे भी इतना है, यानी कम होता रहा। 4 पे तो इतना था, धीरे धीरे कम हो गया। तो मुझे बताओ घनत्व 4 डिग्री का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वाला तो नीचे रहेगा ना। फिर तो 2 और 3, 2, 1 और 0 को तो ये नीचे जाने ही नहीं देगा, तो ऊपर ही रहेंगे। और 0 पे आते ही मैंने पता आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, तो ये पानी क्या होगा यहाँ पर
यहाँ से ये लेयर क्या होगी, फिर जम जाएगी, 0 डिग्री आते ही जम जाएगी, और नीचे जो तापमान क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है आपको? नीचे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस जो है जलीय जीव जंतु को जीवित रखने के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आप बोलेंगे सर ये नीचे वाला पानी क्यों नहीं जमता है? यानी जो बर्फ होती है ये ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक। आपको इतना याद रखना, बर्फ ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा को अंदर जाने नहीं देगी। जब ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देगी तो आप खुद सोचिए पानी इसके अंदर गर्म कैसे होगा। यानी कि और या तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, तो नीचे ठंडा हो ही नहीं सकता है, यानी ये कभी जमेगा ही नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका हमेशा तापमान रहेगा। इसीलिए मछलियाँ और दूसरे जो पौधे हैं, जलीय पौधे, हमेशा जीवित रहते हैं अंदर। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको रियल में समझ में आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक करके एक कमेंट अच्छा सा करके जाए, हाँ सर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से सीरीज आप नेक्स्ट कंटिन्यू जारी रखिए। इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।